हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर फ्रिक्शन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फ्रिक्शन अ नेसेसरी ईवल टॉपिक के ऊपर। फ्रिक्शन एक बुराई है, लेकिन ये बुराई हमारे लिए नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जितने भी एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, उनको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि फ्रिक्शन कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू वेयर अवे, यानी कि फ्रिक्शन जो है ना ऑब्जेक्ट्स को ख़राब कर देता है और ऐसे ख़राब ऑब्जेक्ट्स को फर्दर यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। टाइनी पीसेस ब्रेक ऑफ अ सरफेस व्हेन इट रब्स अगेंस्ट अनदर सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक ऑब्जेक्ट के सरफेस को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से क्या करते हैं, रब करते हैं, उसके ऊपर रब करते हैं, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है और इस फ्रिक्शन के कारण दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेसेस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करवाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से एक ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है ना वो टुकड़ों में बाहर आने लगता है। द वेयर एंड टेयर ड्यू टू फ्रिक्शन कैन हैपन क्विकली और स्लोली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द टू सरफेसेस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फ्रिक्शन जो भी डैमेज कर रहा है, जो भी वो वेयर एंड टेयर कॉज कर रहा है, वो क्विकली भी हो सकता है, एकदम अचानक से हो सकता है, या ग्रेजुअली धीरे धीरे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ द टू सरफेसेस। दो सरफेसेस जो कि कांटेक्ट में हैं, जिनके बीच में फ्रिक्शन बन रहा है, जिनके बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, उन दोनों ही सरफेसेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई फ्रिक्शन डैमेज कैसे कॉज कर रहा है। फ्रिक्शन डैमेज तो कॉज करता है, वेयर एंड टेयर तो कॉज करता है, लेकिन जल्दी कर देगा, क्विकली कर देगा, या समय के साथ धीरे धीरे जो है ना डैमेज कॉज करेगा। तो इस स्टेटमेंट को, इस पूरी लाइन को ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम सबके पास जो चप्पल जूते होते हैं, स्लीपर्स होती हैं, शूज़ होते हैं, उन शूज़ में क्या होता है, बेसिकली सोल प्रेजेंट होते हैं, है ना, सोल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन जो है ना इन्वॉल्व होता है। जब हम चलते हैं, जैसे कि ये ग्राउंड है, ये रोड है, इसके ऊपर हम चल रहे हैं, तो जिस समय हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से ना ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, धक्का देते हैं। अब जैसे ही हमारा पैर ग्राउंड के या रोड के कांटेक्ट में आया, तो क्योंकि दो चीज़ों का कांटेक्ट बन चुका है, रोड के सरफेस का और आपके पैर का, है ना, तो जैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट बना, तुरंत कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा, कौन सा वाला, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। जिस समय हम चल रहे हैं उस समय हमारे पैर क्या करते हैं, धरती को, ग्राउंड को, रोड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो जैसे ही फ्रिक्शन को ये समझ में आया कि भाई पैर कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं इस पैर को पीछे नहीं जाने दूंगा, मैं तो इसको आगे की तरफ जो है ना धकेलूंगा। तो एग्जैक्टली यही होता है कि हम जब ग्राउंड पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो हम अपने पैरों से, हम अपने शूज़ से क्या करते हैं, रोड को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। तो बदले में हमारे पैरों के ऊपर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो भी आगे की तरफ। तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही जो है ना हम आगे बढ़ पाते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, आप जो पीछे की तरफ रोड को धक्का दे रहे हो ना, उस धक्के को वो एक, आप बोल सकते हो कि उसको लिमिट कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि हम धरती को धक्का दे रहे हैं, रोड को धक्का दे रहे हैं और देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं और देते देते हम ही जो है ना मुंह के बल गिर गए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिक्शन जो हम पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं ना रोड को, उस पुश को लिमिट कर देता है कि भाई इसके आगे और पुश मत करो, इतना पुश काफ़ी है। और बदले में फ्रिक्शन क्या करता है,
सामने की तरफ, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देता है, जिसके कारण हम जो है ना आगे बढ़ जाते हैं। तो हम सबको पता है कि फ्रिक्शन के हेल्प से ही हम वॉक कर पाते हैं। और अगर आपको इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझना है तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जहाँ भी आप अभी बैठे हो, जिस समय, इस समय वहाँ पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर के अपने पैरों को ऐसे ऊपर नीचे करो। वॉक में तो हम क्या करते हैं, उठा करके पीछे धक्का देते हैं ना ग्राउंड को या रोड को। अभी आपको धक्का नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे ऊपर नीचे उठाना है। तो जिस समय आप अपने पैरों को ऊपर नीचे उठा रहे हो, उस समय आप अपनी जगह से बिल्कुल भी जो है ना शिफ्ट नहीं होगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, अपनी ही जगह पे खड़े रह करके आप बस पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हो। तो पैर तो आप इस केस में भी हिला रहे हो, उठा रहे हो, नीचे रख रहे हो ग्राउंड पे, फिर क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि इस समय आप जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो वो कैसा है, वर्टिकल है। और जब हम चलते हैं ना तो उस समय हम ग्राउंड पे पीछे की तरफ, रोड पे पीछे की तरफ जो है ना फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं। तो सबको पता है कि वॉकिंग के टाइम पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं आता है, फ्रिक्शन काम आता है। तो जैसे कि मैं आपको समझा रही थी कि फ्रिक्शन जो भी डैमेज, फ्रिक्शन देखो डैमेज तो कॉज करता ही है, वेयर एंड टियर तो वो करता ही है कॉज, लेकिन किस लेवल का कर रहा है, जल्दी कर रहा है या ग्रेजुअली कर रहा है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के, आप बोल सकते हो कि सरफेसेस के नेचर के ऊपर, कि नेचर क्या है सरफेस का। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो शूज़ हैं, जो हमारे सैंडल्स हैं, स्लीपर्स हैं, उन सब में सोल होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम एक ही चप्पल बार बार यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे जो है ना उसको पहन करके जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना, स्पेशली हमारे जो स्कूल के जो है ना वाइट शूज़ होते हैं वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पीटी शूज़। तो ओवर द टाइम जैसे ही है ना आप शूज़ को डेली बेसिस पे जो है ना पहन के जा रहे हो, डेली जा रहे हो, स्कूल में जाकर के इतना चलते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, तो करीबन आप बोल सकते हो कि 3 से 4 महीने में आपके जूते के जो सोल हैं वो घिस जाते हैं। क्यों घिस रहे हैं? क्योंकि जिस समय आप चलते हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, उस समय शूज़ का जो सोल है वो और रोड के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है। अब जिस समय आप चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो, उस समय होता क्या है कि आपके जो जूते के जो सोल है ना वो घसीटते हैं रोड के ऊपर। तो इस घसीटने के कारण फ्रिक्शन आता है, और इसी फ्रिक्शन के कारण भाई रोड पे तो कुछ असर नहीं होने वाला है, असर किस पे होगा? आपके जूतों के सोल पर होगा। आपके जूते के जो सोल है ना वो एकदम घिस जाते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, चलते टाइम, दौड़ते टाइम आपके जूतों का जो सोल है ना वो रोड के ऊपर घिसट रहा है, रबिंग हो रही है, जिसके कारण फ्रिक्शन बनता है। और इसी फ्रिक्शन के कारण आपके जो जूते के सोल हैं वो 2 से 3 महीने में जो है ना काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ने डैमेज कॉज किया है ना, आपके जूते के सोल खराब हुए हैं, लेकिन वो ये डैमेज क्विकली नहीं हुआ है कि बस एक दिन जूते पहन करके गए थे ब्रांड न्यू शूज़ और अगले दिन जो है ना, मतलब जब वापस लौट करके आए तो बिल्कुल उसके जो सोल हैं जूते के वो घिस चुके हों। ऐसा नहीं होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक शूज़ या सैंडल वगैरह जो है ना यूज़ करते हो, तो लगातार यूज़ करते करते फ्रिक्शन के कारण सोल घिस जाते हैं। तो ये जो डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। अब एक मैं आपको ऐसा एग्जांपल देती हूँ जहाँ पे फ्रिक्शन क्या करता है, बहुत ही क्विकली डैमेज कॉज करता है। पेपर लो और उस पेपर में आप पेंसिल से लिखो, या मैं तो कहती हूँ पेन से लिखो, और बहुत ही गड़ा करके लिखो पेन से, पेपर आपका फट जाएगा। क्यों फटेगा? तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम पेन या पेंसिल से पेपर पे लिखते हैं तो पेंसिल की टिप हो या पेन की टिप हो, दोनों ही टिप और पेपर के सरफेस के बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शन होता है। भाई जब आप पेपर के ऊपर लिख रहे हो पेन से, तो आप बोल सकते हो ना कि पेन की जो टिप है वो क्या कर रही है, उसकी रबिंग हो रही है अगेंस्ट द सरफेस ऑफ पेपर। पेपर के सरफेस के अगेंस्ट पेन की टिप की क्या हो रही है, रबिंग हो रही है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बहुत ही गड़ा करके जो है ना पेन से लिखो पेपर पे, तो क्या होगा, जितना ज़ोर से आप पेन से लिखोगे पेपर के ऊपर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि रबिंग जो है ना पेन के टिप की ओवर द सरफेस ऑफ पेपर वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग रबिंग होगी फ्रिक्शन उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा डैमेज उतना ही ज़्यादा होगा। तो तुरंत आपका जो पेपर है वो फट जाएगा। पहले तो उसमें गड्ढे पड़ेंगे और गड्ढे पड़ते पड़ते पेपर फट जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ने डैमेज कॉज किया है, वेयर एंड टियर कॉज किया है, लेकिन बहुत जल्दी कर दिया है कि एक बार जो है ना पेपर पे आपने गड़ा के लिखा, पेपर वहीं फट गया। चलिए, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स इज हार्मफुल टू अस एंड कंसिडर्ड एज एन ईवल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। तो फ्रिक्शन
या फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, और इसको हम ईवल क्यों कह रहे हैं? सो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। क्या प्रॉपर इसके डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहला तो ये कि फ्रिक्शन जो है ना मोशन को स्लो डाउन कर लेता है। कैसे? प्रीवियस चैप्टर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सपोज ये क्या है, एक बॉल है, इस बॉल को हमने क्या किया है, रोड पर या फ्लोर पर एक पुश या एक किक मार करके छोड़ दिया है। अब कहने को तो हमने फोर्स लगा करके इस बॉल को हम रेस्ट से मोशन में लेकर के आ गए थे, तो इस बॉल को मोशन में ही रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो बॉल है ना, ये चलते 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 अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि यहाँ पे जा कर के रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्या इसको किसी ने रोका था? हम तो नहीं खड़े थे इसके सामने, हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन बिना फोर्स के ये बॉल रुक तो सकती नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट पर लाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो आखिर ये चलते चलते बॉल मोशन में थी अच्छी खासी, ये बॉल चलते चलते रुक क्यों गई? रुक इसलिए गई क्योंकि जिस फ्लोर के कांटेक्ट में ये बॉल थी, तो फ्लोर का सरफेस और बॉल के सरफेस के बीच में क्या लग गया? फ्रिक्शन लग गया। और ये फ्रिक्शन क्या करता है? हमेशा मोशन को अपोज करता है ना। तो बॉल जा रही थी आगे, फ्रिक्शन का लगेगा पीछे, और अल्टीमेटली यही फ्रिक्शन क्या करेगा? बॉल को रोक लेगा मूव करने से। तो यहाँ पे मोशन ऐसा नहीं कि बॉल अचानक से रुक जाती है। हमने बॉल को धक्का मार करके आगे भेजा था, जिस समय हमने उसको धक्का मारा था उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, उसकी स्पीड थी, लेकिन अल्टीमेटली फ्रिक्शन क्योंकि लगता ही जा रहा है, और लगते 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 बॉल की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि अल्टीमेटली वो रुक ही जाएगी। सो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मोशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। ये तो मैंने आपको सिंपल एक बॉल का एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आप ये चीज़ समझ सको कि फ्रिक्शन क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करता है, और अल्टीमेटली वो जो चीज़ें हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अल्टीमेटली रेस्ट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे मशीन के मूविंग पार्ट्स के बारे में बोला जा रहा है कि फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मोशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके मोशन को भी फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है। इनफैक्ट ऑल द मूविंग थिंग्स, कार, buses, aeroplanes, boats, ships, etc. are all slowed down by friction. हर एक चीज़ की स्पीड को कम कर देता है, हर एक चीज़ की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है कौन? फ्रिक्शन, और अल्टीमेटली वो चीज़ रेस्ट पे आ जाती है। सपोज आपने जो है ना साइकिलिंग शुरू करी है। साइकिलिंग आप कैसे करते हो? जब आप उसके पेडलिंग करते हो, है ना, पेडल्स पे जब आप मारते हो, पेडलिंग करते हो, तब जाकर के आपकी साइकिल आगे बढ़ती है। अब सपोज आपने साइकिलिंग करना शुरू करी, पेडलिंग आपने स्टार्ट करी, लेकिन 5 मिनट के बाद आपने पेडलिंग रोक दी। रोकने के बाद क्या होगा? आपकी साइकिल की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी और आपकी साइकिल रुक जाएगी। शुरुआत में जब आपने साइकिलिंग शुरू करी थी, आपने 5 मिनट तक साइकिलिंग अपनी कंटिन्यू करी, उस 5 मिनट तक आपकी साइकिल की कोई ना कोई स्पीड आ चुकी होगी, लेकिन उस स्पीड के बाद जैसे ही आप पेडलिंग करना रोकोगे, स्पीड अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी और आपकी साइकिल रुक जाएगी। तो ये कहानी सिर्फ बॉल की नहीं है, मशीन के पार्ट्स की नहीं है, ये कहानी है हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की। साइकिल चल रही थी अच्छी खासी क्योंकि हम पेडलिंग कर रहे थे, और जहां हमने पेडलिंग करना बंद किया, साइकिल की स्पीड कम होते होते वो रुक गई। क्यों रुक गई? इसलिए रुक गई क्योंकि आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, और आपकी साइकिल तो लगातार रोड के कांटेक्ट में थी। फ्रिक्शन तो तब भी लग रहा था, लेकिन आप जो पेडलिंग कर रहे थे उससे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स रोड के द्वारा लगाए गए फ्रिक्शन को ओवरकम करता जा रहा था, जिसके कारण आपकी जो साइकिल है वो चलती जा रही थी। लेकिन अब क्या करा? आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया। अब जब आप फोर्स लगाओगे ही नहीं तो फ्रिक्शन की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अब क्या करेगा? फ्रिक्शन जो आपकी साइकिल है ना उसकी स्पीड को सबसे पहले तो कम करेगा, और कम करते करते अल्टीमेटली उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और साइकिल रुक जाएगी। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा जो है ना ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज ही करता है, वो चाहता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में आए। अगर आ भी गया तो उसको वो रोकने की, फिर से जो है ना उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, उसको रेस्ट पिलाने की कोशिश करेगा। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि हमारा ना काफ़ी खर्चा बच जाता है पेट्रोल का, कि हमने किसी तरीके से इंजन को जो है ना शुरू कर लिया, और इसके साथ ही जो है ना हमारी जो गाड़ी है वो चलना शुरू हो गई, और गाड़ी ने एक सपोज स्पेसिफिक जो है ना एक स्पीड भी जो है ना अटेन कर ली। फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो आ चुकी है हमारी गाड़ी की। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्पीड है ना ये बरकरार रहे, लेकिन हमारा पेट्रोल ना जले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इंजन को हम बंद कर देंगे। तो कहने को तो हमारी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इंजन को बंद करने के बाद हमारी गाड़ी धीमी होती गई और रुक गई। क्यों होती गई धीमी? क्यों रुक गई? क्योंकि लगातार रोड क्या कर रही है? गाड़ी के टायरों के ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है।
अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो इंजन बंद करने के बावजूद हमारी गाड़ी चलती जाती। ठीक है, चलिए कांस्टेंट स्पीड के साथ कि एक बार इंजन को चला करके स्पीड अटेन कर ली और फिर इसके बाद में चलते जा रहे हैं इंजन को बंद करके, कोई है ही नहीं रोकने टोकने वाला। भाई कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ चलने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है। अब क्योंकि फ्रिक्शन लगता ही जा रहा है तो हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो गई और बंद हो गई गाड़ी। क्या करना पड़ेगा, फिर से इंजन को चालू करना पड़ेगा ताकि इंजन फोर्स लगाएगी, वो फोर्स जो कि ग्राउंड के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए और हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि फ्रिक्शन वेयर्स अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक ही एक जो है ना शूज़ या सैंडल्स या स्लीपर्स जो है ना यूज़ करते हो तो लगातार यूज़ करने पर, क्योंकि जब आप चल रहे हो, जब आप यूज़ कर रहे हो अपने शूज़ को, सैंडल्स को या जो भी है आपके पास है ना फुटवेयर, तो उसका जो सोल है ना वो लगातार ग्राउंड, फ्लोर या रोड के सरफेस से क्या करता है, रब करता है, उस पर घसीटता है। तो घसीटने के कारण फ्रिक्शन बनता है और इस फ्रिक्शन के कारण जो सोल है आपकी फुटवेयर का वो खराब हो जाता है। When we walk on the road, there is a friction between the soles of our shoes and the surface of the road. When the soles of our shoes rub against at the rough surface of road, then tiny particles of the soles keep on breaking off slowly, due to which the soles of our shoes wear out gradually. बहुत ही gradually जो है ना ये चीज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं कि बस एक दिन आपने जो है ना नया वो खरीदा, अपना सपोज सैंडल्स खरीदी हैं या शूज़ खरीदे हैं, तो एक दिन पहन के गए और अगले दिन से ठप। क्यों ठप? क्योंकि एक दिन में ही जो पूरी चप्पल घिस गई। ऐसा नहीं होता है, ग्रेजुअली ये चीज़ होती है ना। धीरे धीरे करके हम बोलते हैं कि सोल के पीसेस जो है ना निकलते जाते हैं। भाई रोड के पीसेस तो निकलेंगे नहीं ना, रोड की सरफेस के पीसेस नहीं निकलेंगे। कमज़ोर क्या है? आपका सोल है, सड़क कमज़ोर नहीं है, सड़क का सरफेस कमज़ोर नहीं है कि फ्रिक्शन हो रहा है, आप चल रहे हो रोड के ऊपर। अब ऐसे तो भाई एक रोड के ऊपर हज़ारों लोग चलते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं, उनके टायर्स जो है ना चलते हैं, लेकिन फिर भी रोड के छिलके नहीं निकलते हैं। छिलके किसके निकलते हैं? हमारे शूज़ या सैंडल्स के सोल्स के निकलते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, है ना। तो इसीलिए कहा था कि सरफेस कैसा है ऑब्जेक्ट का, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है या घिस रहा है, उस नेचर पे जो है ना डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कैसा डैमेज कॉज कर रहा है। तो अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे जो जूते वगैरह होते हैं उसमें ना पैटर्न प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ग्रूव्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। ये पैटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गायब हो जाता है शूज से। जैसे कि आपको ये वाले शू में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बगल वाले शू में देखो पूरा का पूरा जो ग्रूव्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो गड्ढे वगैरह हैं, वो सब चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जब हमने लगातार इस जूते को यूज़ किया है ना, तो इसका जो सोल है वो पूरे टाइम जो है ना रोड से घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया, और घिसते 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 हम बोलते हैं कि सरफेसेस से जो है ना सोल से कुछ पीसेस भी निकले होंगे, और लगातार घसीटते घसीटते जो सरफेस है वो काफ़ी क्या हो गया, स्मूथ हो गया, चिकना हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इस शू के सोल में वो नहीं था, ग्रूव्स नहीं थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शू इतना यूज़ हुआ है कि इसका पूरा का पूरा जो सोल का जो सरफेस है ना वो रोड से घिस गया है, और घिसते घिसते सारे जो ग्रूव्स है ना वो चले गए हैं। सवाल ये है कि मैम ग्रूव्स करने की ज़रूरत ही क्या थी? ग्रूव्स हम लेकर आए क्यों? इन ग्रूव्स से होता क्या है, शू सरफेस या जूते का जो सोल है उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, और जितना रफ होगा ना सरफेस हमारे सोल का, उतना ज़्यादा हम प्रॉपरली वॉक कर पाएंगे। याद करो प्रीवियस सेशन वॉकिंग के बारे में मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया था कि रोड का सरफेस तो रफ ही है ना। डिपेंड करता है कि हमारे शू के सोल का सरफेस कैसा है। अगर रफ होगा तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन बढ़िया बनेगा। भाई दो कांटेक्ट में आने वाले सरफेसेस का अगर दोनों ही जो हमारे पास कांटेक्ट में जो दो सरफेसेस आ रहे हैं, अगर वो रफ होंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ेगा, और जितना बढ़िया फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा हम बोलते हैं कि अच्छी पकड़ मिलेगी, ग्रिप अच्छी होगी, तो हम प्रॉपरली सड़क पे वॉक कर पाएंगे। भाई वॉक करने के लिए फ्रिक्शन ही तो चाहिए ना। जितना बढ़िया फ्रिक्शन उतनी अच्छी हमारी वॉक, जितना कम फ्रिक्शन उतनी कमज़ोर हमारी वॉक, कि केले का छिलका आया नहीं, कि पैर पड़ा नहीं, कि हम धड़ से गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि वहाँ पे केले के छिलके का जो अंदर वाला सरफेस है वो कैसा था, स्मूथ था। तो हमारा पैर पड़ा उस पर, पैर आगे बढ़ा, इस आगे बढ़ते हुए पैर को कोई रोकने वाला था नहीं, फ्रिक्शन बहुत ही कम था,
इतना कम फ्रिक्शन रोक नहीं पाया और हमारा पैर आगे बढ़ता गया और हम जाके गिर गए। तो ग्रूव्स से होने का मतलब क्या होता है, इन ग्रूव्स से सोल का जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, और जितना रफ सरफेस होगा सोल का, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा रोड के साथ, और जितना बढ़िया फ्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा हम बोलेंगे कि हमारी पकड़ अच्छी होगी रोड पर, फ्लोर पर, तो हमारी वॉकिंग अच्छी हो जाएगी। So the wear and tear of the soles of our shoes ultimately cause holes in the soles। कई बार आपने देखा होगा कि सोल में जो है ना जूते में गड्ढे भी पड़ जाते हैं। क्यों गड्ढे पड़ जाते हैं भाई? लगातार आप खुद ही सोचो, कहाँ तो हम खुद ही जो है ना फ्रिक्शन को लेकर के आने की कोशिश करें, क्योंकि फ्रिक्शन हमारी वॉकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे थे, शूज़ का जो सोल है उस सोल में हम ग्रूव्स लेकर के आ रहे थे ताकि सरफेस और रफ बने। अब क्या होगा, इस रफ सरफेस के कारण जब हम इन जूतों को पहन करके चलेंगे ना तो फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा, और जब लगातार फ्रिक्शन, मतलब जब फ्रिक्शन अच्छा बन रहा है, इसका मतलब क्या कि हमारा जो जूता है उसका जो सोल है ना वो रोड के साथ प्रॉपरली क्या हो रहा है, घिस रहा है। अब जितना घिसेगा उतना ही तो सोल पे डैमेज होने वाला है ना, रोड पे डैमेज नहीं होगा, रोड के छिलके नहीं निकलेंगे, जूते के सोल के छिलके निकलते जाएंगे, और इतने छिलके निकलेंगे कि कभी कभी क्या होता है, गड्ढे पड़ जाते हैं सोल में, सोल टूट जाता है, उसमें छेद हो जाएगा। क्यों हो रहा है छेद? क्योंकि सोल के सरफेसेस के टुकड़े निकल के जो है ना मतलब टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं, क्यों छिलके निकल रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन डैमेज कॉज कर रहा है। द शूज गेट डैमेज्ड एंड बिकम अनफिट, और फिर इसके बाद में उनको हम पहन नहीं सकते हैं। अब जैसे शूज़ के ऊपर आपको ग्रूव्स दिखाई देते हैं, वैसे ही हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, है ना, चाहे वो साइकिल के टायर्स हों, चाहे वो स्कूटी के टायर्स हो, बाइक के टायर्स हों, कार के टायर्स हो, या इनफैक्ट हमारे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स, बसेस, उनके टायर्स हो, सभी टायर्स के ऊपर आपको जो है ना ऐसा एक पैटर्न दिखाई देता है डिज़ाइन का। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड्स बोलते हैं, है ना। कई सारे आपको ग्रूव्स दिखाई देंगे, गहरे होंगे, कुछ उठी हुई चीज़ें होंगी, है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ उभरा हुआ है टायर के ऊपर, कहीं कहीं टायर के ऊपर गड्ढे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उभरी हुई मतलब आप बोल सकते हो कि पूरे टायर में आपको जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, कि कहीं टायर का रबर दबी हुई है, गड्ढा है, कहीं उठा हुआ है, वो उभार है, तो ऐसे उभार, और आप बोल सकते हो कि जो ग्रूव वाला जो आपको एंटायर डिज़ाइन दिखाई देती है, जो आपको पूरा पैटर्न दिखाई देता है टायर्स के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। तो जो पर्पस हमारे जूतों में सोल्स में ग्रूव्स का होता है, वही पर्पस ट्रेड्स का टायर्स के ऊपर भी होता है। कि जब गाड़ियाँ चलती हैं ना, इनफैक्ट आपके जो एग्रीकल्चर में, खेत में काम करने वाले जो ट्रैक्टर होते हैं ना, उनके टायरों को देखो, इतने ज़्यादा उसमें जो है ना ग्रूव्स होते हैं, उनके ट्रेड्स बहुत काम के होते हैं, बहुत कमाल होते हैं। तो इन ट्रेड्स का फ़ायदा यही होता है कि जब ये गाड़ियाँ रोड पे चलेंगी ना, तो रोड पे ऑब्वियस सी बात है भाई, गाड़ियाँ जितनी बड़ी होंगी उनका वज़न उतना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना भारी होगा, है ना। और अगर गाड़ी स्किड हो गई तो फिर डैमेज भी जो है ना उतना ही ज़्यादा हो सकता है। तो सीधी सी बात है, हमारी जो गाड़ियों में जो टायर्स होते हैं उनमें जो ट्रेड्स होते हैं, उनका पर्पस यही होता है कि उन ट्रेड्स से जो टायर्स है ना उनका सरफेस कैसा हो जाए, रफ हो जाए, और ऐसे रफ सरफेस वाले जो टायर्स है ना वो रोड के ऊपर बढ़िया तरीके से चलते हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा बनता है। भाई गाड़ियों के चलने के लिए भी कौन इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया है। तो जितना बढ़िया फ्रिक्शन बनेगा उतना ही बढ़िया हम बोल सकते हैं कि गाड़ी हमारी चलेगी रोड के ऊपर। तो फ्रिक्शन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हम अपने हिसाब से रोड डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ की रोड रफ़ है, यहाँ की स्मूथ है, यहाँ चलेंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी, यहाँ चलेंगे तो गाड़ी स्किड हो सकती है। तो क्या करते हैं, इस रोड को सबसे पहले हम रफ़ बनाते हैं, खुरदुरा बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको अपने लिए ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जो टायर्स हैं हमारे गाड़ियों के उनको आप रफ़ बना दो। कैसे बनाएंगे रफ़, तो ट्रेड्स उस पे जो है ना बना दो। तो ट्रेड्स के साथ गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उनका सरफेस रफ हो जाता है, और जितना सरफेस रफ होगा गाड़ी उतने ही सेफ्टी के साथ रोड पे चलेगी। सो व्हेन द व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा रन on the road, there is a friction between the surfaces of tires and the surface of the road. टायर के सरफेस और रोड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। The rubbing of tires with, अब जब गाड़ी चलेगी तो फ्रिक्शन तो बनेगा ना। The rubbing of tires, जो रबिंग हो रही है टायर्स की रोड के ऊपर, इसके कारण क्या होता है, टायर की जो रबर है ना उसके पीसेस जो है ना निकलते जाते हैं। भाई फ्रिक्शन होगा तो डैमेज तो होगा,
कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर तो होगा, कुछ ना कुछ तो फटेगा, टूटेगा, फटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जिस समय हमारी गाड़ियां चल रही हैं रोड के ऊपर, उस समय फ्रिक्शन के कारण टायर की सरफेस और रोड की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, और इसी फ्रिक्शन के कारण टायर की जो रबर होती है ना, उसके कुछ कुछ पीसेस जो है ना निकल जाते हैं, और ग्रेजुअली निकलते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रांड न्यू गाड़ी जो है ना आप शोरूम से लेकर के आए हो, आपने 1 किलोमीटर उस गाड़ी को चलाया और इसके बाद में गाड़ी का टायर फ्लैट हो गए या गाड़ी के टायर्स क्या हो गए, स्मूथ हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। अल्टीमेटली ऑल द थ्रेड्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ टायर आर worn आउट एंड द टायर बिकम्स bald। यानी कि सीधी सी बात है, जब उसके टायर्स, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में कि ये एक ब्रांड न्यू टायर है, इसमें आपको प्रॉपर जो है ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, और जब ग्रेजुअली समय के साथ साथ जब इस टायर को हम यूज़ करते जाएंगे तो देखो इसके जितने भी ट्रेड्स हैं वो सब गायब हो गए हैं। पूरा का पूरा जो टायर है वो क्या हो गया, एक तरह से टकला हो गया है, उसके सारे जो ट्रेड्स हैं वो गायब हो गए, जो भी हमने डिज़ाइन और जो पैटर्न हमने बनाया था वो पूरा गायब हो गया, और देखो टायर कितना स्मूथ हो गया, उसका सरफेस कितना स्मूथ हो गया है। ऐसे स्मूथ सरफेस वाले टायर को आप लेकर के जाओगे रोड पर तो भाई गाड़ी के फिसलने के बहुत चांसेस हैं। सच बाल्डी टायर्स हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू टायर्स। तो सीधी सी बात है, अब ऐसे टकले टायर्स का हमें क्या काम है ना, रिस्क है इनको लेकर के सड़क पे उतरना। तो इसीलिए जैसे ही ट्रेड्स गायब होते हैं टायर्स के, तो टायर्स को रिप्लेस करना पड़ता है। दस द टायर्स ऑफ व्हीकल्स वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन विद द रोड। द टायर्स ऑफ बाइसिकल्स ऑल्सो वेयर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द रोड। तो जैसे कि मैंने अब आपको बताया था कि ये कहानी सिर्फ बड़ी गाड़ियों की नहीं होती है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, साइकिल हो, चाहे वो बड़ा सा ट्रक क्यों ना हो। हर गाड़ी का जो टायर है वो समय के साथ रोड पे घिसटते घिसटते आप बोल सकते हो कि जो ट्रेड्स होते हैं उन टायर्स में वो गायब हो जाते हैं, टायर्स ख़राब हो जाते हैं, है ना। जो रबर के पीसेस है ना वो निकल निकल के टूट जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसे स्मूथ टायर को सड़क पे ले जा कर के यूज़ करना काफ़ी रिस्की होता है, गाड़ी फिसल सकती है। इसीलिए हमें हर बार जैसे ही टायर ख़राब होता है नए टायर्स जो है ना लगाने ही पड़ते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण बेवजह का टायर का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि फ्रिक्शन वेयर्स आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम चलती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, कैसे ब्रेक सप्लाई करते हैं, तो ब्रेक सप्लाई में होता क्या है, सपोज हमारे पास क्या है, साइकिल है, ये क्या है हमारे पास साइकिल है ना। तो साइकिल का मैंने आपको पूरा उसके व्हील का डायग्राम मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सपोज उसका पूरा व्हील है ना। इसको मैं अलग कलर से बताती हूँ। ये क्या है, हमारे साइकिल का पूरा टायर है, ठीक है ना, नीचे तक है, और उसके ऊपर जो रबर आप बोल सकते हो, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये है पूरा रबर वाला रीजन, ठीक है ना। ये क्या है, तो हमारे साइकिल के टायर का रबर वाला रीजन है। इस रबर वाले रीजन के नीचे आपको एक स्टील की डिस्क दिखाई देती होगी। ये क्या है, स्टील की डिस्क है पूरी, ये क्या है, स्टील की डिस्क। तो साइकिल का जो टायर है उसमें जो रबर वाला जो रीजन है, उस रबर वाले पोर्शन के नीचे स्टील की एक डिस्क होती है। उस डिस्क के दोनों तरफ क्या लगा होता है, ऐसे ब्रेक पैड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ब्रेक पैड्स। तो सपोज आप बोल सकते हो कि ये क्या है, पूरी स्टील की डिस्क, और स्टील की डिस्क के दोनों ही तरफ, यहाँ भी और उस तरफ भी, दिखाई नहीं दे रहा है आपको लेकिन वहाँ भी लगा होता है। तो टायर की स्टील की जो डिस्क है, तो दोनों ही तरफ, स्टील डिस्क के दोनों ही तरफ क्या लगे होते हैं, ऐसे ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही हम साइकिल में ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो ये ब्रेक पैड्स क्या करते हैं, जाकर के स्टील की डिस्क को प्रेस करते हैं। तो जिस समय ये प्रेसिंग हो रही होती है उस समय ब्रेक पैड्स और जो स्टील की डिस्क है दोनों के ही सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इस फ्रिक्शन के कारण जो स्टील डिस्क है उसके मोशन में रुकावट आती है, और रुकावट के कारण ही जो स्टील डिस्क है उसकी स्पीड कम होती है, घूमने की इसकी स्पीड कम होती है, और कम होते 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 अल्टीमेटली स्पीड जो स्टील की जो डिस्क है वो रुक जाती है। स्टील की डिस्क रुक रही है, इसका मतलब क्या, उसके ऊपर जो टायर का जो रबर वाला पोर्शन है वो भी तो रुकेगा ना। इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा जो टायर है वो रुक जाएगा। टायर रुक जाएगा तो आपकी गाड़ी भी अल्टीमेटली रुक ही जाएगी। तो बेसिकली ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं यही गाड़ी को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, तो जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं ब्रेक पैड्स जाएंगे और टायर की जो स्टील डिस्क होती है उसको दबाएंगे, दबाने के कारण फ्रिक्शन लगेगा, और इसी फ्रिक्शन के कारण जो स्टील डिस्क होगी ना उसकी स्पीड घूमते घूमते कम हो जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि वो अल्टीमेटली रुक ही जाएगा, यानी कि टायर रुक जाएगा। टायर रुक जाएगा तो आपकी साइकिल भी रुक ही जाएगी। तो ये काम क्यों होते हैं, बहुत काम क्यों होते हैं, कौन, हमारे
ब्रेक पैड्स। लेकिन इन ब्रेक पैड्स के साथ भी समस्या होती है। क्या समस्या होती है भाई? जितने बार आप ब्रेक दबाओगे उतने बार ये जो ब्रेक पैड्स हैं ये स्टील डिस्क को जाकर के दबाएंगे, और जितने बार ये दबाएंगे, जितने बार ये कंप्रेस करेंगे, उतने बार फ्रिक्शन जो है ना प्रोड्यूस होगा। जब आपकी गाड़ी चलती है, जब आप ब्रेक नहीं लगाते हो, उस समय ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना, ये स्टील डिस्क से अलग होते हैं, दूर होते हैं, उनके बीच में गैप होता है। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, ये पास आ जाएंगे, उसको दबाएंगे, दबाने के बाद हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन बनेगा, और इसी फ्रिक्शन के कारण जो स्टील डिस्क है वो रुक जाती है। चलते चलते टायर रुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है, आपकी साइकिल रुक जाती है। अब आप खुद ही सोचो कितने बार आप ब्रेक लगाते हो, कितने बार ये ब्रेक पैड्स जाकर के जो है ना दबाते होंगे स्टील डिस्क को। जितने बार दबाएंगे उतने बार फ्रिक्शन बनेगा, और जितने बार फ्रिक्शन बनेगा उतने बार ये जो आपके ब्रेक पैड्स होंगे ना, इनमें डैमेज आ जाएगा। तो देखो, नए नए ब्रेक पैड्स ऐसे दिखते हैं, और कई दिनों तक यूज़ करने के बाद ब्रेक पैड्स की ये हालत हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि हमारे ब्रेक्स ख़राब हो गए हैं। क्यों ख़राब हो गए? क्योंकि ब्रेक पैड्स जो है ना ख़राब हो गए हैं। अब उनमें उतनी क्षमता नहीं रह गई है कि वो उतने एफिशिएंटली क्या करें, स्टील की डिस्क को पकड़ करके रखें, उसको कंप्रेस करें। तो इसीलिए समय समय पर हमें ब्रेक पैड्स जो होते हैं उनको भी चेंज करवाना पड़ता है। तो ड्यू टू दिस द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स हैव टू बी रिप्लेस्ड क्वाइट ऑफन, अदरवाइज द ब्रेक्स विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर ब्रेक पैड्स नहीं बदलवाए हैं तो ब्रेक काम करेगा ही नहीं। इसके अलावा आप बोल सकते हो द ब्रेक पैड्स ऑफ अ बाइसिकल इज मेड ऑफ रबर। रबर के ही बने होते हैं, है ना। ब्रेक पैड्स किसी नए एक्सोटिक मटेरियल के नहीं बने होते हैं, रबर के ही बने होते हैं। इन अ फ्यू मंथ्स द बाइसिकल ब्रेक पैड गेट्स worn आउट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड एंड मूविंग रिम ऑफ द बाइसिकल व्हील ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ महीनों में, और ऐसा भी नहीं है कि भाई रबर के बने हुए हैं ब्रेक पैड्स। अब रबर के तो हमारे गाड़ी के टायर भी बने होते हैं, है ना, और हमारे जूतों के जो सोल होते हैं वो भी सॉर्ट ऑफ रबर के ही बने होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रबर जो है ना बहुत ही जल्दी खराब होने वाली चीज़ होता है खराब फ्रिक्शन से, लेकिन काफ़ी समय बाद होता है। तो यहाँ पे भी जो आपके ब्रेक पैड्स खराब हो रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन जो है ना ब्रेक पैड्स खराब हो जाएंगे गाड़ियों की, नहीं। कुछ महीनों बाद ग्रेजुअली ओवर द टाइम, बार बार ब्रेक लगने पर, बार बार जो है ना फ्रिक्शन आने पर ब्रेक पैड्स खराब होते हैं, फिर उनको चेंज करना पड़ता है। तो द बाइसिकल ब्रेक पैड गेट्स worn आउट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड एंड द मूविंग रिम ऑफ द बाइसिकल व्हील। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, एक और डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन वेयर्स आउट स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेसेस इन बिल्डिंग्स एंड फुट ओवर ब्रिजेस। देखो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को दूसरे सरफेस के ऊपर रब करोगे उतने ज़्यादा फ्रिक्शन बनेगा, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन बनेगा डैमेज उतना ही होगा। आपने देखा होगा कि कोई पुरानी बिल्डिंग है ना, स्पेशली हमारे रेलवेज़ की जो आपने स्टेप्स अगर कभी देखी होंगी, पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि नहीं किया हो, रेलवे की जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, तो सीढ़ी होंगी कुछ ऐसी, और बिल्कुल साइड में मार्जिन में स्टील की जो है ना एक वो बनी होती है, क्या बोलेंगे उसको, मार्जिन ही बनी होती है ना। मतलब कि ये आपकी पूरी क्या हो गई है, ये आपकी पूरी हो गई है रेलवे की सीढ़ी, स्टेप हो गई है ना, ये पूरी स्टेप हो गई, और इस पूरी स्टेप के कॉर्नर पे स्टील की प्लेट लगी होती है। स्टील की क्या लगी होती है, ऐसी मार्जिन बनी होती है, पूरी ऐसी स्टील की मार्जिन बनी होती है हर एक स्टेप में, चाहे कितनी भी सीढ़ियाँ क्यों ना हो, हर एक स्टेप में एंड पे, बाउंड्री पे ऐसी स्टील की प्लेट्स बनी होती हैं, लगी होती हैं। क्यों लगी होती हैं? क्योंकि होता क्या है, अब रेलवे स्टेशन तो भैया हज़ारों लोग डेली जो है ना वहाँ पे आते जाते हैं। जितने बार लोग आएंगे जाएंगे उतने बार वो सीढ़ियाँ यूज़ करेंगे, जितने बार वो सीढ़ियाँ यूज़ करेंगे तो सीढ़ी के सरफेस, स्टेप के सरफेस और उनके जूतों के बीच में क्या होने वाला है, फ्रिक्शन आने वाला है, और इस फ्रिक्शन के कारण उनके जूते तो जब खराब होंगे सो होंगे, जो स्टेप्स हैं उनका सरफेस भी खराब होगा। ऐसा नहीं है कि सरफेस खराब होता ही नहीं है सीढ़ियों का या रोड का, होता है लेकिन बहुत समय में होता है, लेकिन खराब तो होता है ना। तो देखो सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं, कहने को तो इनको नई जब सीढ़ी होती ना तो ऐसी रहती हैं, लेकिन बाय द टाइम समय के साथ जैसे जैसे इसको हम यूज़ करते जाते हैं, सीढ़ी के हर एक स्टेप का जो सरफेस होता है ना वो हम बोलते हैं कि काफ़ी स्मूथ हो जाता है। सीढ़ियाँ जो है ना वो मतलब एक तो उनका शेप भी चेंज हो जाएगा, प्लस वो काफ़ी स्मूथ भी हो जाती हैं, और जितनी ज़्यादा स्मूथ होंगी सीढ़ियाँ उनमें फिसलने का डर उतना ही ज़्यादा रहता है। तो कुछ इस तरीके की मेटेलिक प्लेट्स जो है ना या मेटेलिक बाउंड्री लगा दी जाती हैं रेलवे की हर एक सीढ़ियों के स्टेप में, ताकि जितने भी हज़ारों लोग जो है ना उससे ऊपर नीचे आएँ, जो स्टेप्स हैं वो ख़राब ना हो
वो स्मूथ ना हो, वरना फिसलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल यूज द स्टेयरकेस इन अ बिल्डिंग एवरी डे, द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ देयर शूज एंड द स्टोन स्टेप्स वेयर्स अवे हार्ड स्टोन स्टेप्स वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। ऐसा नहीं है कि बस आज बिल्डिंग बनाई है, एक हफ्ते में जो है ना लोग इतना ऊपर नीचे गए हैं, उस सीढ़ी से इतना यूज़ किया है कि वो जो स्टेयर के जितने भी स्टेप्स हैं वो सब खराब हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है, घिसेंगे लेकिन बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे। तो अल्टीमेटली ऐसी सीढ़ी जो है ना काफ़ी आप बोल सकते हो कि रिस्की हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है। मैनी टाइम्स वी सी वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। वो जो ब्रिज होता है ना, जो कि अपन पार करके जाते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, आपने देखा होगा उसकी जो सीढ़ियाँ होती हैं कई बार घिसी हुई रहती हैं। द स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन and other crowded places wear out due to friction caused by the shoes of extremely large number of people who use these over bridges all the time। बार बार जो है ना लोग आकर के उसको यूज़ कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो सीढ़ी खराब होगी ना, उसका सरफेस खराब हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, चिकनी हो जाएंगी, स्लिपरी हो जाएंगी। तो वो हो गया एक डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है कि फ्रिक्शन कॉजेज हीट विच मे डैमेज मशीन्स। ऐसे 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 हाथ को रब करते हैं तो हाथ गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन बनता है हाथ को घिसने पर, और इस फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हमारे मशीन के पार्ट्स, ये जैसे एक मशीन का पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना, तो जब मशीन के पार्ट्स चलते हैं ना, तो इनके बीच में भी हम बोलते हैं कि चलते चलते कि मशीन के पार्ट्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन जो है ना आ जाता है। और फ्रिक्शन के कारण हम बोल सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और इस हीट के कारण हमारी जो मशीन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। So if we rub our hands together quickly for a few seconds, they feel warm. This is because friction between the hands produce heat which makes them feel warm. Similarly, when we operate a mixer and a grinder for a few minutes, its job becomes hot. आपने देखा होगा कि जो मिक्सी और जो ग्राइंडर के जो वो होते हैं ना, मतलब जो उनके जार्स होते हैं, अगर आपने ज़्यादा देर के लिए मिक्सी चला ली है तो जो जार है वो गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप मिक्सी को चलाते हो ना तो उसकी जो मशीन है, उसकी जो मोटर है वो काम करती है, और जब वो काम करेगी तो मशीन के मोटर के जो पार्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, बेसिकली चलेंगे, उनके बीच में क्या होगा, मूवमेंट होगा, फ्रिक्शन हो सकता है, और इस फ्रिक्शन के कारण हम बोलते हैं कि हीट जनरेट हो जाती है, जिसके कारण आपका जो जार होता है मिक्सी का वो गर्म हो जाता है। Here again heat is produced by friction. When the moving parts of a machine rub together, a lot of heat is produced due to friction between them. This heat may damage the machine gradually. अब हर एक मशीन के पास जो है ना हीट को टेम्परेचर को कंट्रोल करने की टेक्निक नहीं होती है, तो मशीन जो है इस लगातार हीट के कारण डैमेज हो सकती है। Friction reduces the efficiency of machine. Some of the energy supplied to run a machine is wasted in overcoming friction between its moving parts. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो ये क्या है, मशीन के कुछ पुर्जे हैं, कुछ पार्ट्स हैं। अब इनके बीच में देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, इनके सरफेस पे क्या है, ग्रूव्स हैं। तो जब ये पार्ट्स चलेंगे तो इनके ग्रूव्स में क्या होगा, इनके ग्रूव्स में हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, जब हम कोई मशीन चलाते हैं ना, तो जो भी हम एनर्जी लगाते हैं, बिना एनर्जी के मशीन चलेगी नहीं। तो जब हम कुछ एनर्जी लगाते हैं ना, तो उसमें से जो भी हमने एनर्जी लगाई है उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ चली जाएगी, इन मशीन के पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चली जाएगी। आप खुद ही सोचो, इनके सरफेसेस पे इतने ग्रूव्स हैं, जब ये चलेंगे तो फ्रिक्शन बनेगा। इस फ्रिक्शन के कारण हो सकता है कि जो मशीन के पार्ट्स हैं ये रुक जाएं। भाई फ्रिक्शन तो हमेशा चीज़ों को चलने से रोकेगा ही ना, तो जब ये चलेंगे तो फ्रिक्शन के कारण ये चीज़ें, आप बोल सकते हो कि जो पार्ट्स हैं वो चलना बंद कर सकते हैं। तो जो हम एनर्जी लगा रहे हैं वो एनर्जी क्या करेगी, इन मशीन पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करेगी, कि भैया ओवरकम हो जाओ, तब तो जाकर के मशीन के पार्ट्स चलेंगे। अगर पार्ट्स ही नहीं चलेंगे तो फिर मशीन कहाँ से चलने वाली है। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि सम ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू रन अ मशीन इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स एंड सम ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन हीट जनरेटेड बाय द मशीन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मशीन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने कई सारे डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट के कारण जो मशीन्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, मशीन की एफिशिएंसीज जो है ना वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा लगातार फ्रिक्शन से जो है जूतों के सोल घिस जाते हैं, टायर्स के ऊपर जो ट्रेड्स हैं वो गायब हो जाते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो
सीढ़ियों की जो स्टेप्स होती हैं वो घिस जाती हैं, वो स्मूथ हो जाती हैं, वो स्लिपरी हो जाती हैं। ये सब एडवांटेजेस किसके हैं? फ्रिक्शन के ही हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम अपने चैप्टर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जब आप इस पेज को और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 देखना है, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 8 के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है ना, सब कुछ है। सपोज आपको साइंस देखना है तो आप क्या करोगे, साइंस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे लिखा आ जाएगा क्लास 8 साइंस NCERT बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं क्लास 8 साइंस के, जो भी हम कर रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको होंगे अवेलेबल। सपोज आपको फर्स्ट चैप्टर ही देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला वो आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो। फायदा क्या होता है कि यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।